हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जुड़ा हुआ है पतंजलि से। पतंजलि का केस क्या चल रहा है, क्या इसमें हियरिंग हुई है, क्या इसमें कौन कौन से केस इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। हुआ कुछ यूं था कि पतंजलि के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को लेके और जो उनकी अप्रोच थी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, उसको लेके कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। बाबा रामदेव की पतंजलि कुछ ऐसे मेडिसिन बनाती है जिसमें वो दावा करते थे कि साहब बीपी शुगर जैसी बीमारियां वो ठीक कर देंगे। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी उन्होंने कई जगह एडवर्टाइजमेंट में दिया और भी कई तरह की बीमारियां थी जिसको लेकर वो अपना विज्ञापन चला रहे थे। काफी टाइम से विज्ञापन चल रहे थे। इसको लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कोर्ट पहुंचा और उन्होंने कोर्ट को बताया कि साहब ये भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं और गलत दावा कर रहे हैं कि इनकी मेडिसिन से ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं जो एलोपैथिक से भी सही नहीं हो रही हैं। दूसरा, IMA ने बोला कि साहब ये अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रचार के साथ साथ, अपने एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ ये हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि एलोपैथिक की दवाइयों से ये साइड इफेक्ट हैं, एलोपैथिक की दवाइयां ठीक नहीं करती हैं, उनसे ये नुकसान है। तो उन्होंने कहा साहब ये अपना प्रचार के अंदर, अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, हमारी मेडिसिन अप्रोच पे एलिगेशन लगाते हैं। कोर्ट ने आगे बोला कि साहब आप आगे से ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं छापेंगे जब तक ये पूरा केस की सुनवाई नहीं हो जाती या जितना भी प्रोसेस आगे ड्यू जो है वो पूरा नहीं होता। यहां तक पूरी चीजें सब कुछ चलती रही, एक जनरल कोर्ट केस जिस तरह चलता है। लेकिन पतंजलि ने यहां पे एक कदम आगे बढ़ के लिमिट क्रॉस करी। पतंजलि ने कोर्ट के मना करने के बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट चलते रहने दिए। अब जब ऐड चलते रहे तो वापस IMA पहुंचा और कोर्ट ने भी इसको मैटर को खुद अपने संज्ञान में लिया और कोर्ट ने कहा जब हम आपको मना कर चुके हैं उसके बाद भी आप एडवर्टाइजमेंट्स चला रहे हैं तो आपको माफी मांगनी होगी इसके लिए। अब पतंजलि ने आगे जब माफीनामा दिया तो माफीनामा इतना छोटा दिया न्यूज़पेपर में कि कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि जब आप अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो तो फुल पेज न्यूज़पेपर का ऐड देते हैं, लेकिन आपने जो अपोलॉजी छापी, आपने जो माफी छापी वो बहुत छोटे और फॉन्ट में छापी और छोटे साइज में छापी। इसके बाद पतंजलि ने बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एक बड़े साइज की माफीनामा छापा देश के सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगला 7 दिन का टाइम आपको देते हैं कि आप बताएं कि आपको क्षमा क्यों किया जाए। तो ये तो कुछ उसकी भूमिका थी इस केस की बैकग्राउंड में। अब कौन कौन से केस इसमें इन्वॉल्व हो गए आप देखिएगा। इसमें 3 मेन एलिमेंट क्या क्या इन्वॉल्व हुए। पहले हुआ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, दूसरा हुआ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA और तीसरा हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अमेंडमेंट के साथ जो आया है। अब इन तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इनका मेन पॉइंट है, एलिमेंट है, क्या क्या एसेंस है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ड्रग एक्ट मैजिक एक्ट की बात करें तो यह सिंपल सी बात कहता है कि साहब ऐसा कोई भी प्रचार नहीं किया जाएगा जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो या जिसके पीछे एविडेंस नहीं हो। और इस तरह के कुछ बोलना जैसे कि कोई कवच पहना देना, कोई धागा बांध देना या किसी तरह का ऐसा कोई रिचुअल के थ्रू बताना कि इससे बीमारी ठीक हो जाती है, इन सब चीजों के लिए ये एक्ट बनाया गया। सब ऐसी चीजें समाज में ना फैले, साइंटिफिक टेम्परामेंट रहे। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि साहब आपकी रामदेव जी की पतंजलि में जितनी दवाइयां बन रही थी उनके पीछे बहुत कम जगह साइंटिफिक एविडेंस थे, ऐसा अपोजिशन पार्टी का कहना था कोर्ट में। इन्होंने कोरोनिल निकाली थी, कोरोना में अगर आपको ध्यान हो तो उस पर भी इन्होंने बोला था कि मुझे वर्ल्ड की कई सारी एजेंसी से सर्टिफिकेशन मिल चुका है। लेकिन जब जांच हुई, न्यूज़पेपर्स ने छापा, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा कोई सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है और एक कोरोना की दवाई जो कोरोनिल के नाम से बेच रहे हैं उसका कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है कि वो कोरोना ठीक करती है या नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों में एक भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं कि इससे उस दवाई से कोरोना ठीक हो सकता है। तो ये हमने देखा। सेकंड आएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब क्या हुआ, CCPA is a regulatory body established in 2020 based on provision of the Consumer Protection Act। अब इसका वर्क क्या है? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट ऑफ कंज्यूमर, टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अब क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है जिसको CCPA बोला है और ये बना है CCPA एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि साहब आपको ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने होंगे, ऐसे कोई वायलेशन कर रहा है अगर तो आपको उसको रोकना होगा। ये इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ गया कि साहब जब इतनी कंप्लेंट्स हुई तो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जागा, क्यों नहीं इनकी चेकिंग हुई।
अब जो फ्यूचर में आगे जो एक्शंस हो रहे हैं उनमें इनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। तीसरा, इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर पुराने एक्ट के साथ साथ 2019 में कुछ अमेंडमेंट करे गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रेटर ईज टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहले क्या होता था, किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी निकल गई तो एक कंज्यूमर को काफी जगह जगह भटकना पड़ता था और इतना आसान भी नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट ने कंज्यूमर की काफी सारी चीजों को सॉल्व करा, काफी चीजों को इजी कर दिया, जिससे हर एक कंज्यूमर अपनी वॉइस रेज कर सके और कंपनियों को जवाबदेही देनी पड़े उनके प्रोडक्ट को लेकर के। आगे देखते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से राइट दिए गए हैं जो स्पेशली डेडिकेटेड हैं कंज्यूमर को लेकर के। पहला है राइट टू सेफ्टी, सेकंड राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। देखो सिंपल सी चीज है, जब आप कोई प्रोडक्ट लेता है इंसान, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि उसने प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया, अब जिम्मेदारी पूरी की पूरी कंज्यूमर की है। अगर उसमें आफ्टर सेलिंग कोई कमी निकल रही है या कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कंपनी की ड्यूटी बन जाती है। बहुत जगह आपने लिखा देखा होगा, शॉप्स पे लिखा रहता है बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, बिके हुए माल की कोई गारंटी नहीं है। यह लिखना सरासर कानून का उल्लंघन है। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट सेल आउट करा है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है, तो उस सेलर की, उस मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस चीज को रिटर्न करना होगा, रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऐसे की सिचुएशन में पड़ते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आपका राइट है, आपको कानून ने दिया हुआ है राइट, कोई एहसान नहीं कर रहा है आपके ऊपर। आपका प्रोडक्ट अगर फॉल्टी निकल रहा है तो आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कई जगह कार कंपनी आपने देखा होगा साल में अपनी कार्स को कॉल बैक करती हैं, क्योंकि उसके अंदर मास पूरे बैच के अंदर ही कंप्लेंट निकल जाती है। तो क्यों करती हैं? जस्ट बिकॉज कंज्यूमर एक्ट की साहब क्लियर लिखा हुआ है कि अगर मैन्युफैक्चरर की गलती है तो मैन्युफैक्चरर को रिपेयर करके देनी पड़ेगी। अब बड़ी कंपनियां इस चीज को समझती हैं, उनको अपनी ब्रांड इमेज बनानी होती है, इसलिए वो सेल्फ स्टेप ले लेती हैं और कंज्यूमर से कॉल बैक खुद ही कर लेती हैं। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम और नेशनल फॉरम पे कितने कितने के केसेस लिए जाते हैं। बहुत सारे एग्जामों में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बना के पूछा गया है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे अप टू 1 करोड़ तक के, स्टेट कमीशन पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, और नेशनल कमीशन पे 10 करोड़ से ऊपर के दावे लेके जाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ व्यवस्था है कंज्यूमर को जस्टिस दिलवाने के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।